ठीक है। सो डे 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड द फील्ड, ये पहला दिन है। इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के साथ हम शुरुआत करेंगे। वी नीड टू ऐड फ्यू पेजेस। तो ये टॉपिक की शुरुआत होती है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, पूरा हम डिस्कस नहीं करेंगे इन डेप्थ जाके, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ से पता चल सकता, कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो पहली कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं चार्ज प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या देखा ना, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है ना। चार्ज कैसा होता है? चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। इसका मतलब भी समझते हो तुम लोग कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ जो चार्ज जाएगा वो 1 कूलम जाएगा, 2 कूलम जाएगा, 3 कूलम जाएगा। ठीक है, हाँ, हाफ चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता ना। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1 कूलम चार्ज जाएगा, ऐसा कहेंगे हम, राइट? सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1 यूनिट का चार्ज वहाँ पे हाफ इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर नहीं हो सकता ना एक जगह से दूसरी जगह पे। तो वो क्वांटाइज का फॉर Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई। और ये जो n है वो n है क्वांटाइज, दैट इज 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो सकते हैं। ये क्या था? दिस इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? नॉट 1 कूलम, वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, ओके। अभी चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है? होता है बाय इंडक्ट होता है। ठीक है, बाय रबिंग होता है, बाय फ्रिक्शन होता है। देयर आर 3 वेज, उसको लिखने में मतलब नहीं है। बाय कंडक्शन होता है, बाय फ्रिक्शन होता है, बाय इंडक्शन होता है। देर आर 3 मोड्स ऑफ चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, अभी हम मेटल को अगर चार्ज देंगे, ये बात ज़रूरी है यहाँ पे। कंडक्टिंग बॉडीज, यहाँ पे हम लिखते हैं कंडक्टिंग बॉडीज। कंडक्टिंग बॉडीज है हमारे पास। ठीक है, जैसे कि मेटल है, मेटल को चार्ज दे देंगे, ये मेटल बॉडी है, मेटल को चार्ज दिया हमने, तो ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज हमें पता है ये सरफेस पे जाके रुकता है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज अक्यूमुलेट होता है ऑन द सरफेस। ओके, ये पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर क्या होती है? इनसाइड अ कंडक्टिंग बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? इनसाइड 0 होती है, बाहर 0 नहीं होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता है हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द बॉडी होती है। अगर यही प्लेट अगर निगेटिव चार्ज बॉडी होती तो इसका फील्ड का डायरेक्शन क्या होता? अंदर की तरफ होगा। फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ मतलब क्या? कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखोगे तो फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगी इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। निगेटिव चार्ज बॉडी रहेगी तो इस चार्ज के ऊपर वो फोर्स लगाएगी इनवर्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ। दो बातें यहाँ पे समझी। मेटल बॉडी का, कंडक्टिंग बॉडी का चार्ज हम देंगे, मेटल बॉडी को चार्ज हम देंगे तो वो उसके आउटर मोस्ट सरफेस पे आ जाता है। इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी हो जाती है 0, आउटसाइड पे 0 नहीं होती है। तो क्या होता है उसका डायरेक्शन? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आगे चल के और डिटेल में देखेंगे, तो उसका डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर, निगेटिवली चार्ज बॉडी रहेगी तो उसका चार्ज का डायरेक्शन जो होगा, फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो अंदर की तरफ होगा। ओके, अभी दूसरा यहाँ पे हम लेते हैं कलर, नॉन कंडक्टिंग बॉडी। नॉन कंडक्टिंग बॉडी, इंसुलेटर्स, नॉन कंडक्टिंग बॉडी, इंसुलेटर्स। इंसुलेटर के अंदर क्या होता है? कभी हम चार्ज देंगे इसको तो चार्ज यूनिफॉर्म हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। तो बॉडी के पूरे सरफेस पे वो फैल जाता है, अंदर भी रिसाइड करता है। ठीक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ऐसा ज़रूरी नहीं है, बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी 0 ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये एक्सप्रेशन हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर अ सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर, तभी और क्लियर होगा। ये हॉलो स्फीयर के लिए फील्ड 0 होती है, वैसे ही सॉलिड स्फीयर के लिए इनसाइड इलेक्ट्रिक, सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर के लिए इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती है। ठीक है, चल आगे चलते हैं। फिर हमने देखा कूलम्स लॉ, इसके बाद आया था। इन सब की बात करने के बाद हमने देखा था कूलम्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल साथ में पढ़ेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। कूलम्स लॉ क्या था? कूलम्स लॉ हम पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे कूलम्स लॉ में? कि दो चार्ज बॉडी है, एक Q1 और Q2। मान लो दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, एक दूसरे को वो रिपेल करेंगे, वाह भाई वाह, रिपेल कर देंगे विद द सेम फोर्स F। जितना ये फोर्स इसको इधर लगाएंगे, इतना ये फोर्स इसको पीछे लगाएगा। ठीक है, कुछ फॉर्मूला बोला था उसने, रिलेशन बोला था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फिर एक कांस्टेंट k आया था, फिर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बन गया था। इस k को क्या कहते हैं? k की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ निकाल देंगे हम।
और के को लिखते भी ऐसे 1/4πε0 भी लिखा जाता है। सो के इज इक्वल्स टू 1/4πε0 ऑल्सो, और उसकी वैल्यू भी होती है 9 × 10⁹ यूनिट निकालो सर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर इधर चला जाएगा, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर डिवीजन में आ जाएगा, तो इसका यूनिट भी हैंडी रखना है, ठीक है। उसके अंदर ये फिर एप्सिलॉन, इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाएगा इसको, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको कहेंगे परमिटिविटी फ्री स्पेस। इसकी कुछ वैल्यू भी होती है ना, मूल्य होता है इसका कुछ वैल्यू। क्या मेरे आवाज़ नहीं आ रही है क्या? एप्सिलॉन नॉट की हम वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या होती है वो, कुछ समथिंग 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 8.85 × 10⁻⁻, माइनस 11 या 12, कितनी वैल्यू होती है इसकी? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 × 10⁻12 या 11, ये चेक करना 12 या 11 है, ठीक है। किसी का रिप्लाई नहीं आया, दोनों में से एक है, ठीक है। ओके, एप्सिलॉन नॉट के बाद और एक रिलेशन आता है इसके अंदर। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है? इनके बीच में जो मीडियम है ना, उस मीडियम के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी होती है। इसको उठा के पानी में डाल दो तो इनके बीच का फोर्स अफेक्ट होगा। ग्रेविटेशन में हम देखते थे इनके बीच का फोर्स अफेक्ट नहीं हो, मीडियम कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे अफेक्ट करने वाले क्वांटिटी कौन बता रहा है मुझे? एप्सिलॉन नॉट बता रहा है, ठीक है। और इस एप्सिलॉन नॉट ये तो फिर हो गया फ्री स्पेस का, पानी में डालेंगे तो उसको कैसे, उसकी वैल्यू की इतनी बड़ी याद रखनी पड़ेगी क्या? हमने कहा बिल्कुल नहीं, हमने एक उसका इलाज रखा है। वो इलाज ऐसा है कि हम एक नंबर डिफाइन कर लेंगे उसके लिए, -1 एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसको क्या कहेंगे हम? रिलेटिव परमिटिविटी। कोई मीडियम है, लेट्स से मैं वाटर के अंदर डालूंगा, तो इतना बड़ा नंबर हर बार कोई याद रखेगा क्या? नहीं यार, ये तो वैक्यूम के लिए। हम क्या करेंगे, एक रिलेटिव परमिटिविटी वाटर की कितनी है मुझे बताओ, तो ऐसा कोई पूछेगा तो 2.4, 1.2, 7.8, इतना बस नंबर हमें याद रखना है। मतलब इसके मल्टीपल में, इसके कितना गुना परमिटिविटी वाटर की है या कोई मीडियम की है, या इसके कितना गुना कम उसकी परमिटिविटी है, ठीक है। तो कम होगी तो पॉइंट में नंबर आएगा, उससे ज़्यादा होगी तो 1.24 वगैरह आएगा। सो ऑलवेज वी हैव दिस फ्लेक्सिबिलिटी while substituting that, just remember this value, relative permittivity। इसको कहते हैं relative permittivity। इसको कोई यूनिट होगा क्या relative permittivity को? नहीं जी, देखो एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन को नॉट को यूनिट होगा क्या? हाँ यूनिट होगा, तुम उसे करके देखना कि उसका यूनिट क्या है, यही से निकल जाता है वो, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। इसके लिमिटेशन है ना कूलम्स लॉ के, कुछ लिमिटेशंस भी है कूलम्स लॉ के, लिमिटेशंस, कुछ लिमिटेशंस है कूलम्स लॉ के। पहला लिमिटेशन ऐसा है कि भैया ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्ज मतलब क्या है? बहुत छोटा साइज है उसके लिए। ऐसा स्पीयर लेके आओगे तो क्या प्रॉब्लम होती है, वो आगे चल के देखेंगे कि हम इसके ऊपर पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड रखते हैं। क्या होगा यही देख लो, अभी बता रहा हूँ कि ऐसे दो बड़े बड़े स्पीयर के लिए सेम फॉर्मूला अगर यूज़ करेंगे तो क्या होगा, इंडक्शन इफेक्ट से क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा, और चार्ज है ना, चार्ज भागने लगेगा दूर दूर, तो उनका डिस्टेंस तो कांस्टेंट नहीं हो गया। इसलिए हम यहाँ पे इतना याद रखो अभी के लिए कि पॉइंट चार्जेस के लिए फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है। और ये दोनों रेस्ट में होने चाहिए, बोथ चार्जेस मस्ट बी रेस्ट, बोथ चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट, रेस्ट पे होने चाहिए, आराम करना चाहिए उन्होंने, नहीं तो ये सिलसिला वैलिड नहीं होगा। कौन सा सिलसिला सर? के Q1 Q2 अपॉन R² वाला सिलसिला। दैट फॉर्मूला विल नॉट बी वैलिड इफ देयर इज चार्ज हैविंग मोशन, ठीक है। फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये तो दो चार्ज की बात हमने की, अगर हम दो से ज़्यादा चार्ज की बात करते तो हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करना पड़ता है। लेट्स से कि वी हैव 3 चार्जेस, लेट्स से कि यहाँ पे प्लस Q3 चार्ज है, यहाँ पे माइनस Q2 चार्ज है, और यहाँ पे Q1 चार्ज है, और कोई Q4 ले ले क्या, यहाँ पे माइनस चार्ज है, ठीक है। हमने पूछा कि भैया ये Q1 के ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा बिकॉज ऑफ दिस 3 चार्जेस, तो क्या करेंगे हम, इसकी वेक्टर एडिशन करेंगे ना। Q3 क्या करेगा, Q1 को कहेगा कि भाई मेरे पास आ जा, ये कहेगा कि मैं तेरे पुश करता हूँ, ये कहेगा मैं तेरे को पुश करता हूँ, ये अपनी तरफ खींचेंगे। लेट्स से कि ये फोर्स F1 है, वेक्टोरियली इसको देखेंगे, ये F2 है और ये F3 है। तो नेट फोर्स जो लगेगा Q1 के ऊपर, वो कैसे क्या फाइंड आउट करोगे, वेक्टर एडिशन करना
हो सकता है इसमें हमें कंपोनेंट लेने की ज़रूरत पड़े, इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से हम इसे सॉल्व करेंगे। सो वी कैन गेट अ क्वेश्चंस, इसके ऊपर के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन सकता है कि डायग्राम दे देंगे, यहाँ पे 3 चार्जेस रखे, बोलेंगे कि सेंटर पे नेट फोर्स कितना लगेगा, उस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे मिल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी कर लेना, आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। आगे चलते चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं थोड़ा सा, आगे हम चले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज अगेन टेक 2 डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन आइसोलेटेड कंडक्टर। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल बात है, ये समझना ज़रूरी है। मेरे पास एक यूनिफॉर्मली बॉडी है, उसमें अगर कोई चार्ज देता हो बाहर से, तो ये चार्ज कहाँ आएगा, इसके सरफेस के ऊपर आएगा, ठीक है। वो बात तो है, लेकिन ये चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट हो रहा है उसके सरफेस के ऊपर। इफ आई एम गिविंग सम चार्ज टू दिस गाय, it will have uniform distribution of the charges, okay, whereas if we have a non-uniform conductor like this, यहाँ पे ना नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर में होता है, ये जो बड़ा कर्वेचर है ना, यहाँ पे चार्ज थोड़ा कम, मतलब चार्ज कम नहीं बोल सकते हम, इसको कहेंगे चार्ज डेंसिटी यहाँ पे कम दिखाई पड़ेगी। लेकिन जो छोटा सरफेस है ना, पॉइंटेड सरफेस, हम देख सकते हैं यहाँ पे चार्ज डेंसिटी विल बी मोर, ठीक है। चार्ज डेंसिटी के टर्म में इसको कहना क्वालिटेटिव वर्ड्स होगा, ठीक है। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो है वो है लेट्स से सिग्मा 1, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, तो सिग्मा 1 विल बी ग्रेटर देन सिग्मा 2। सरफेस चार्ज डेंसिटी ना, सरफेस पे फैला हुआ चार्ज है, यहाँ पे कैसा है, चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ से समझ में आती है कि जो चार्ज डेंसिटी है, इसको टू बी प्रिसाइज सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर मैं कहता हूँ, दैट इज सिग्मा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा, उसके पास ज़्यादा चार्ज एक्युमुलेट होगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं। हम बात कर रहे ओनली, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट, हेडिंग क्या है, इन आइसोलेटेड कंडक्टर्स, मतलब अगर इसके सामने कोई दूसरे कंडक्टर लेके आओ, ये तो दो एग्जांपल मैंने सेपरेट लिया है, दिस एग्जांपल इज फार अवे, ठीक है। अगर पास आ जाएगा तो ये जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी, क्योंकि जब ये स्पीयर इसके पास आएगा तो इन दोनों के जो हेलो सर, गेट रीअरेंज, तो हमने आइसोलेटेड वर्ड नाम दिया है। ओके, गया क्या नेटवर्क, ओके। हाँ सर, वापस गए। सो दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, ये एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक नहीं है, तब ये वैलिड होगा, नहीं तो चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फाइन, चलो इतना काफ़ी है डिस्कशन, ठीक है। अभी इक्विलिब्रियम की जो हमने बात की थी, इक्विलिब्रियम यहाँ पे हम लिखेंगे इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑफ ए चार्ज बिट टू फिक्स्ड चार्ज, दो चार्ज के बीच में एक चार्ज हम लगा देंगे, तो उसका इक्विलिब्रियम क्या है। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास दो चार्जेस है, दे आर केप्ट ऑन दिस लाइन, these आर टू चार्जेस, लेट्स से कि प्लस क्यू और प्लस क्यू, ठीक है। और इसके बीच में ना एग्जैक्टली इसके मिडल में प्लस क्यू नॉट का छोटा सा चार्ज में रख देता हूँ, ठीक। ओके, तो अभी क्या होगा, इसको अगर हम डिस्प्लेस कर, ये तो अभी रेस्ट पे है, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये भी रिपेल कर रहा है इसको, ये भी रिपेल कर रहा है, ओहो दोनों तार खा रहा है बेचारा, इधर से भी इधर से भी। पॉजिटिव चार्ज का फोर्स का डायरेक्शन अवे होता है ना, तो ये क्या करेगा, हम थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करके देखते हैं। हमें इसको इक्विलिब्रियम मतलब उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है कि इसको अगर थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर देते हैं अलॉन्ग दिस लाइन, ठीक है। पहले हम अलॉन्ग दिस लाइन करेंगे, फॉर दैट लेट मी सिलेक्ट दिस कलर। अगर इसको थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर देते इधर या इधर, तो क्या होगा, तो हमने देखा कि ये तो सेपरेट डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे है ये मिडल वाला चार्ज, ये भी डिस्टेंस आर है, ये भी डिस्टेंस आर है, तो वो बताना ज़रूरी था। अगर इसको हम यहाँ पे खिसकाएंगे, इन दोनों के बीच का रिपल्शन बढ़ेगा, तो उसको रिपल करेगा, वापस भेजेगा, जा भाई उधर जा, वापस जा। थोड़ा अगर वापस इसको यहाँ भी डिस्प्लेस करेंगे, तो ये चार्ज क्या करेगा, नहीं रिपेल करेगा, उसको वापस भेज देगा। मतलब लेफ्ट में इसको डिस्प्लेस करो चार्ज को, चाहे राइट में डिस्प्लेस करो अलोंग दिस लाइन, ये वापस अपने पोजीशन में आ सकता है, ठीक है। तो ये
इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है उसको कहते हैं ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। दिस इज कॉल्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर इसको हम परपेंडिकुलर मूव करेंगे, फॉर परपेंडिकुलर दिस कलर इज गुड, अगर इसको हम यहाँ पे मूव करेंगे तो क्या होगा, इसको हम थोड़ा सा ऊपर अगर लेके आएंगे, इस चार्ज को थोड़ा सा धक्का देंगे, चल भाई थोड़ा ऊपर जा, तो ये चार्ज जब यहाँ पे आ जाएगा प्लस क्यू चार्ज, तो ये क्या करेगा, ये इसको इधर फोर्स लगाएगा, ये इसको फोर्स लगाएगा, ये और ऊपर चला जाएगा, ये कहेगा भागो भाई यहाँ से, ये भाग जाएगा यहाँ से, तो ये भाग जाएगा तो वापस अपने पोजीशन में कैसे आ पाएगा, बिल्कुल नहीं आ पाएगा। तो इस पोजीशन को, अगर इस सिचुएशन को कुछ नाम देख सकते हैं, इसको कहेंगे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज कॉल्ड एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्पेलिंग इधर उधर हो सकता है। दूसरी सिचुएशन की तरफ चलते हैं कि अगर चार्जेस जो है, इस बार हम चार्जेस को करते हैं मैग्नेटिज्म का साइन, ये केस 1 है, 2 पे देखते हैं। यहाँ पे चार्जेस मेरे पास है इस बार, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज और बीच वाला हम ले लेते हैं निगेटिव चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू ही रखते हैं, यहाँ पे भी प्लस क्यू रखते हैं, और जो बीच वाला चार्ज है ना उसको हम लेते हैं माइनस क्यू नॉट। अभी हम इसको दोनों सिचुएशन में देखते हैं क्या हो रहा है। तो सिचुएशन जो कलर था वो कलर वापस आ जाए, इसको हम थोड़ा यहाँ डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा, इट विल गेट अट्रैक्टेड। यहाँ डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट हो जाएगा, इससे इधर आ जाएगा, वो बोलेगा अरे वेलकम, आपका स्वागत है गोवा में, तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा, दोनों का डिस्टेंस कम हो जाएगा, परमानेंट के साथ बातें करते यही इधर का ही हो जाएगा, गोवा का ही हो जाएगा ये। अगर इसको यहाँ पे लेफ्ट में अगर हम लेते हैं तो ये यहाँ से मुंबई आ जाएगा, मुंबई का ही हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के इतना अट्रैक्शन है ना, तो वापस अपने पोजीशन में आ पाएगा क्या, पोजीशन में ये आ नहीं पाएगा। तो ये कौन सी सिचुएशन हो, इस सिचुएशन को क्या नाम दोगे, इसको हम नाम देंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर मूव करते हैं तो इस नेगेटिव चार्ज को अगर हम परपेंडिकुलर ऊपर या नीचे मूव करते हैं, कि लेट्स से नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, तो क्या होगा, तो ये बोलेगा अरे वापस आ जाओ, ये कहेगा तुम हमारे पास क्यों नहीं आते वापस, तो क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ लगेगा। तो यहाँ पे नॉट को, तो ये कहेगा अरे घर पे आ जाओ, मुंबई में आओ, थोड़े दिन मुंबई में पधारो, ये कहेंगे गोवा में आओ यहाँ पे, तो ये आवाज कट रही है वापस से कि आवाज कट रही है। सो हम बात कर रहे थे कि परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, इसको क्या नाम दोगे, इसको कहेंगे परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। अगर इसको मूव करेंगे तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम बताएगा, क्योंकि वापस आने के चांसेस है ना, घर वापसी हो सकती है इसकी, यहाँ गया तो ये वापस घर आ सकता है। सो दिस सिचुएशन विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको कनेक्टेड क्वेश्चन आता है, फिर इसका टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम निकालो, ये अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करे, इफ यू गिव अ स्लाइट डिस्प्लेसमेंट देन इट विल परफॉर्म अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका टाइम पीरियड भी पूछते हैं, वैसा क्वेश्चन देख लेना, वो होगा हमारे मेन स्ट्रीम लेक्चर्स के अंदर, नोट्स में हमने लिखा होगा, इसका टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम इसका निकाला था हमने, वो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे चलते हैं, इक्विलिब्रियम की बात आगे बढ़ाते हैं। इक्विलिब्रियम के अंदर अभी क्या आएगा, इक्विलिब्रियम of two suspended charges, सस्पेंडेड चार्जेस है हमारे पास, तो इस प्रकार की डीलिंग कैसे करेंगे, तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या डायग्राम हमारे पास है। सो वी हैव अ चार्ज बॉल सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग, दीज आर द टू चार्ज बॉल, इनके बीच में एंगल है थीटा, कभी कभी ऐसा दिया होता है कि इनके बीच में एंगल थीटा दे देते हैं, नहीं तो ऐसे लाइन हाफ एंगल ये बता देंगे कि ये एंगल है थीटा या थीटा बाई 2, तो अप्रोप्रिएटली देखना कि कैसे कर सकते हो उसे। ठीक है, बात यहाँ पे क्या है, इन दोनों गोलों को चार्ज दिया है, एक है पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, इसको भी प्लस क्यू चार्ज हमने दे दिया है, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, रिपेल करेंगे तो पूछ लेंगे कि नेट इसके ऊपर कितना, फिर इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये सभी चीज़ें करने के लिए ना, एक तो यहाँ पे एफ लगेगी, एफ मतलब क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं तो 2 कंपोनेंट्स में। ठीक है, ये रस्सी है, रस्सी से बंधा हुआ है, ये रस्सी के अंदर कितना टेंशन आएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, तो ये टी है, दिस इज अ टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओके, अच्छा, और इसका कुछ मास दिया होगा, ये जो चार्ज पार्टिकल है इसका मास दिया होगा, मास होगा m। इसकी फ्री बॉडी डायग्राम दिखेगी कैसे, वो दिखाने के लिए इस प्लस क्यू को थोड़ा सा साइड में हटा देते, भैया तुम इधर बैठो थोड़ी देर। ठीक है, हम चलते दूसरे कलर को लेके, mg नीचे लगेगा भाई फोर्स ग्रेविटी के कारण, ये वैसा अब इसको रिपेल करेंगे इधर,
ये भाई साहब मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये इसको रिपेल करेगा। दोनों की एफबीडी निकाल सकते, दोनों की निकालनी नहीं है, कोई भी एक बॉडी की निकालो, मैं इसकी निकाल रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें लगता है इसकी निकालो, इसकी निकालो, दोनों की निकाल के क्या करो। ओके, अरे ये निगेटिव चार्ज होता है, वो ये फोर्स का डायरेक्शन इधर होता है, चिपक चिपक जाते दोनों, ठीक है। तो कौन सा फोर्स है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, कूलम्स लॉ वाला फोर्स, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है इसका, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 Q2 सेम मैग्नीट्यूड है, तो KQ अपॉन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आर स्क्वायर, ठीक है। मान लेते हैं इनके बीच का डिस्टेंस है आर, ठीक है, ऑलराइट। तो और दूसरी चीज़ ये एक हो जाएगा, ओके। और फिर टेंशन के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, ये एंगल कितना होगा, ये थीटा है तो ये हो जाएगा θ/2, तो ये भी हो जाएगा θ/2, ठीक है। तो टी का एक कंपोनेंट आ जाएगा, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, यहाँ पे टी कॉस θ/2 आ जाएगा, और ये दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे आएगा टी साइन θ/2, ठीक है। तो तुम लोगों को दो इक्वेशन मिल जाएंगे। कैसे दो इक्वेशन देखेंगे, देखो टी कॉस θ/2 इज इक्वल्स टू mg, एक इक्वेशन मिलेगा KQ²/R² इज इक्वल्स टू टी साइन थीटा। ये इक्विलिब्रियम में है ना अभी फिलहाल, this horizontal and vertical forces are balancing each other and these are in equilibrium. So from these two equation they can ask anything, टेंशन पूछ लेंगे या क्या, डिस्टेंस पूछ सकते, चार्ज पूछ सकते हैं, मास कितना है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। ये तो हुई बात यहाँ पे, पानी के बाहर है ये, इसको पानी के बाहर है ये कैसा पता चला, क्योंकि यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को मैं 1/4πε0 के टर्म में लिखूँ, 1/4πε0 हो जाएगा Q²/R²। इनके बीच में मीडियम मैटर करता है ना, यस मैटर करता है। अभी फिलहाल यहाँ पे हमने कंसिडर किया कि वैक्यूम है, फ्री स्पेस हमने कंसिडर की। अगर ऐसा पूछा जाए कि ये सिचुएशन जो है पानी में डाल दी, लिक्विड में डाल दी, सबमर्ज कर दिया, इसको उठाया और इसको डुबा दिया हमने चुल्लू और पानी के अंदर, ठीक है, इसको पानी के अंदर डाल दिया अभी, ठीक है। तो इसके ऊपर जो mg है ना वो अफेक्ट करेगा, इसके ऊपर mg है, ये फोर्स थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो फोर्स कितना होता है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी पूछ लेते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे ये जो चार्जेस है इनकी डेंसिटी दी जाती है, डेंसिटी ऑफ दिस सॉलिड, और ये लिक्विड है उसकी डेंसिटी ρl मानते हैं, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ एक एक्सप्रेशन यहाँ पे काफ़ी हेल्प करता है इन सभी चीज़ों में, बाकी चीज़ें तो रहेगी, बस यहाँ पे ये जो g की वैल्यू है ना वो बस यहाँ पे चेंज हो जाएगी, क्योंकि पानी के अंदर डाला ना यार, पानी के अंदर थोड़ा सा फोर्स कम लगेगा क्योंकि बॉयंसी फोर्स से ऊपर लगाएगा वो, तो यहाँ पे g इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे mg इफेक्टिव इज इक्वल्स टू, लिखेंगे mg 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ दिस बॉल्स, ये दो जो चार्ज्ड बॉल है दैट इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ये एक्सप्रेशन याद रखना, बाकी सब चीज़ें सेम है, बाकी सभी चीज़ें सेम है, ये भी उतना ही आएगा, सभी चीज़ें उतना आएगा, बट यहाँ पे चेंज क्या हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हैज़ चेंज्ड, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन भी काम में आएगा, और इसके ऊपर के क्वेश्चन ढूंढो तुम लोग, अभी कहाँ मिलेंगे, हमने भी किए हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस, ठीक है। सर एप्सिलॉन नॉट चेंज नहीं होगा, क्या है, एप्सिलॉन हाँ वो तो आएगा ना, वो तो उसकी वैल्यू तो गिवन होगी ना, एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला के तहत रिलेटिव एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से सर ये आपने रिलेटिव mg परमिटिविटी इफेक्टिव वाला फार्मूला कैसे दे रहे हैं? हाँ अभी उसको फिर हमारे मेन स्ट्रीम नोट्स में जाके देखना पड़ेगा कि ठीक ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है। और एक इक्वेशन यहाँ पे लेके आना पड़ेगा बॉयंस फोर्स का, दोनों को क्लब करके फिर हम सॉल्व करते हैं mg के लिए, ठीक है, राइट। सो अभी चलते हैं आगे। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, बात सही है, एप्सिलॉन आएगा, मतलब जो मीडियम की परमिटिविटी वो लेना पड़ेगा, वो मतलब के अंदर वाली टर्म, यहाँ पे ये वाली टर्म। तो इसको यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हटा दूँ क्या, ये हटा दिया एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एप्सिलॉन लिखा सिर्फ, ठीक है, समझ सकते हो तुम लोग। ओके चलो आगे चलते हैं, हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये पॉजिटिव चार्ज एक कोई हमने चार्ज बॉडी लिया, इसका मतलब क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या ये हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी फील्ड लाइंस होती है जो रिप्रेजेंट करती है, इट कैन एक्सर्ट, ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि कितना फोर्स लगा सकते हो, क्षमता कितनी, इट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन स्टैटिक चार्ज। हम स्टैटिक चार्जेस की बात करेंगे, मूविंग चार्ज की करेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और इसको दूसरे टर्म में हम डिफाइन से किया था, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव या टेस्ट चार्ज, या जनरली हम जब थेरोटिकल डिफाइन करते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, निगेटिव में कोई फर्क नहीं करता, यूनिट पॉजिटिव चार्ज,
ठीक है। वेक्टर होती है ना, इसको ई से दिखाते हैं, ये पता है अभी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इतना पता नहीं मतलब तो क्या बात करते हो फिर। ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इसके अराउंडिंग में कुछ इन्फ्लुएंस होगा, ये राजा होगा अपने एरिया का, अपने घर का राजा होगा ये, ठीक है। कहाँ तक राजा होगा? यहाँ तक। इसके बाहर कोई चार्ज है, छोटा सा चार्ज है, क्यों नॉट, टेस्ट चार्ज है, बेचारा गरीब है, जा रहा था रास्ते से, आराम से जा रहा था, इधर आएगा तो ये क्या करेगा, उसको फोर्स लगाएगा, ठीक है। उसको चल भाग, चल भाग यहाँ से, चल भाग। मतलब इसके रीजन में अगर ये आएगा, इसका रीजन क्या है, यहाँ तक हो सकता है इसका रीजन, इसके रीजन में अगर ये चार्ज आएगा तो इसके ऊपर ये रिपेल्सिव फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा, फील्ड का डायरेक्शन के अलॉन्ग ही फोर्स लगेगा इसके ऊपर। तो इसकी क्षमता बताएगा कि कितने रीजन तक ये पावरफुल है। ये सभी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बताई। तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती है, एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज तो पता ही है हमें क्या होती है, टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज है सर, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव कर दिया, ओके, इधर की तरफ, ठीक है। तो कोई टेस्ट चार्ज को लेके आए यहाँ पे, क्यू नॉट को अगर हम यहाँ पे लेके आए तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये क्या करेगा, उसको अवे पुश करेगा। तो फिर मेन फॉर्मूला बात की यहाँ पे ज़रूरी बात क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज ही है ना, क्या एक्सटेंडेड बॉडी है क्या, नहीं जी, ये पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, भले पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, बस डायरेक्शन अलग होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। सर पहले लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज सबसे बेसिक फॉर्मूला यहाँ से मिल जाएगा हमें, E इज इक्वल्स टू क्या होता है, किसी को याद है तो पुकारो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, ठीक है। आर स्क्वायर इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर देंगे, ठीक है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कुछ डायरेक्शन, अगर वेक्टर फॉर्म में इसको लिखोगे, इफ़ यू राइट इन अ वेक्टर फॉर्म तो ई ऐसे लिखोगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आर यूनिट वेक्टर, ठीक है, आर यूनिट वेक्टर। कई बार क्या होता है यहाँ पे निगेटिव, हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव कैसे हो गई, तो क्या होता है अगर मैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना भाई सब, हाँ यहाँ तक ये पोजीशन वेक्टर मानूँ, ठीक है। चलो मैं क्या करता हूँ, पोजीशन वेक्टर उल्टा मान लेता हूँ, ये पोजीशन वेक्टर है लेकिन एक्चुअली फील्ड का अलग ली, यहाँ से यहाँ, तो पोजीशन वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में मेरी फील्ड का डायरेक्शन है, तब मैं इसका निगेटिव साइन दे दूंगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि पोजीशन वेक्टर मैंने क्या कंसिडर किया, क्या मैंने यहाँ से यहाँ पोजीशन वेक्टर कंसिडर किया है, पोजीशन वेक्टर मतलब इस क्यू नॉट का यहाँ से डिस्टेंस जो है उसको वेक्टर फॉर्म में हम डिफाइन करते हैं। अगर मैंने इसको यहाँ से यहाँ डिफाइन किया तो बस इसका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। अगर मैं पोजीशन वेक्टर कहता नहीं जी यहाँ से यहाँ तक है पोजीशन वेक्टर, तो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड का पोजीशन वेक्टर के अपोजिट हो गया ना इधर, सो हमें उसको उस हिसाब से एडजस्ट करना होगा, ठीक है। ये बात हो गई। तो इसको हमने ऐसे लिखा था ना, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, ये पी पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ये मैंने पोजीशन वेक्टर कंसिडर किया यहाँ पे, तो फील्ड कितनी बनी यहाँ पे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अगर एक्सटेंडेड बॉडी है, बहुत बड़ी बॉडी है ऐसी, तो क्या करना पड़ता है, बहुत सारे डेरिवेशन करने पड़ते हैं, बहुत सारे डिफरेंट केसेस आते हैं। तरीका लेकिन क्या होता है, हम यहाँ पे एक एलिमेंटल मास कंसिडर करते हैं, एलिमेंटल मास नहीं एलिमेंटल चार्ज डी क्यू कंसिडर करते हैं। टोटल बॉडी के ऊपर क्यू चार्ज है तो हमने डी क्यू चार्ज का एक छोटा सा एलिमेंट लिया, एट अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर, मुझे बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। सर इतने आसान है क्या, उसको फिर छोटा एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये डिफरेंट शेप्स के लिए हम इंटीग्रेट करके उसका फॉर्मूला अभी लेते हैं, ठीक है। हमने मेन स्ट्रीम लेक्चर्स में इसको डिफाइन भी किया है, डिराइव भी किया है, ठीक है। हम अभी उसके फॉर्मूलाज को रीड करेंगे बस, ठीक है। चलो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक तो ये तरीका हो गया, एक तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, छोटा एलिमेंट वगैरह करेंगे, या दूसरे भाई साहब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। हर्ष ने वीडियो क्यों ऑन किया, हाय हर्ष, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी सर गलती से हो गया था। हाँ ठीक है कोई बात नहीं बेटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशंस, वो श्वेता जैसा ना हो जाए बस, एंड गॉस थ्योरम, उतना देखने में सर वो इतना नहीं होता। ठीक है, मुझे कुछ कंटेंट मिल जाता होगा फिर सोशल मीडिया पे डालने के लिए हर्ष का। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बात मैं ये कर रहा था कि हमारे पास एक तो दो तरीके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, एक तो इसके साथ डील करो, छोटे छोटे एलिमेंट करके ये करो, ठीक है। वो बोर्ड एग्जाम में काम में आएगा ये वाला, कॉम्पिटिटिव में ठीक। चलो हम फॉर्मूला से काम लाएंगे, इसके डेरिवेशन बोर्ड में काम आएंगे, पूछते
दूसरा तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ जिसे कहते हैं, जिसका गॉस थ्योरम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फ्लक्स का मतलब क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब, पटेल बताएगा हमें। पटेल तू पढ़ रहा था उस दिन, पता चले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है। गायब हो गया लगता है, नहीं सर हूँ मैं। है ना इधर से। तो हमारे पास फील्ड लाइंस है ना, ये फील्ड लाइंस अगर किसी पर्टिकुलर एरिया से क्रॉस करती है तो ये टर्मिनोलॉजी को हम कहते हैं कि भाई ये एरिया में से ना फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है। तो इतना बड़ा सेंटेंस क्यों कहते हैं, उसका फ्लक्स कितना पास हो रहा है ऐसा कहो, ठीक है। तो किसी एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पास होती है तो उसको कहते हैं हम फ्लक्स। तो फ्लक्स को हम डिफाइन करते हैं, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है। एरिया वेक्टर कैसे, उसका डायरेक्शन क्या, अगर यहाँ से फील्ड लाइंस आती है तो कोई क्लोज हम लेते हैं बिकॉज इट इज़ डिफाइंड फॉर क्लोज्ड सरफेस। ये कोई बक्सा है मेरे पास, ठीक है, इस बक्से की एक ही साइड में कलर कर देता हूँ एशियन पेंट से, और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि भैया ये जो एरिया है इसका डायरेक्शन बताओ। अगर हम एरिया को वेक्टर ट्रीट कर रहे हैं तो इसका डायरेक्शन आउटवर्ड की तरफ, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सरफेस के एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब जेड एक्सिस के अलोंग इसका एरिया का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन क्या होता है, सरफेस के बाहर, ठीक है। अगर मैं इधर का सरफेस बनाऊँ, ये यहाँ का सरफेस बनाऊँ, इधर की खिड़की को कलर कर देता हूँ मैं नेरोलैक से, नेरोलैक का कलर है येलो और ये यहाँ पे, तो यहाँ का एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, तो वो अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ दिखाओगे, इधर होगा इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ होगा। टॉप वाले सरफेस का अगर देखोगे, टॉप वाला सरफेस कौन सा है, बर्जर से एरिया का, ठीक है, ये है इसका डायरेक्शन एरिया वेक्टर। नीचे वाला का देखोगे तो वो नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है, ये बात है, ठीक है। फ्लक्स है, फ्लक्स इज नथिंग बट ई एस इज वेक्टर्स, ठीक है। अगर इनके बीच में कोई एंगल है तो अच्छा, ये अगर ऐसा एरिया है, फिर से आ गए सर आप एरिया पे, ये एरिया है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना ऐसी जा रही है, ऐसी जा रही है, तब क्या है, एरिया वेक्टर लेट से इधर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ है, ये एरिया वेक्टर है भाई साहब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इनके बीच में एंगल हो गया ना थीटा। तो जब इनके बीच में एंगल होगा तो डॉट प्रोडक्ट इसलिए तो बीच में लिया है, तो वो हम लेंगे ई कॉस थीटा, ठीक है, ये एक बात होगी, ठीक। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड रहेगी तो इंटीग्रेट कर देंगे इसे, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड रहेगी तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये गॉस लॉ वही कहता है कि भैया फ्लक्स है ना, फ्लक्स होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ठीक है, एंड विच इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन इनक्लोज्ड, ऐसा लिखा होता है। दिस इज नथिंग बट गॉस लॉ। गॉस लॉ कहाँ वैलिड है, यहाँ पे पूछते हैं कि गॉस लॉ हर जगह पे वैलिड है क्या, नहीं। गॉस लॉ सिमेट्रिक सरफेस के लिए वैलिड है, जैसे कि सिलेंडर हो गया, सिलेंडर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालो, तो ये वाले मेथड से तो आराम से निकल जाती है। क्या गॉस लॉ से वो निकाल सकते हैं क्या, यस निकाल सकते। कोई ओवर दोबड़ ऐसा सरफेस है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ से निकलेगी क्या, नहीं निकलेगी, क्योंकि गॉस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर सिमेट्रिक सरफेसेस। स्फीयर की यस, कोई मेटल शीट की निकाल सकते हो क्या, यूजिंग गॉस थ्योरम, यस निकाल सकते हैं। तो गॉसियन सरफेस कंसिडर करना पड़ता है, वो एरिया सब्स्टिट्यूट करते हैं और ऐसा करते करते उसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग और 2-4 बातें मैं बताता हूँ, इसके डिटेल डेरिवेशन तुम हमारे नोट्स या वीडियो होंगे तो वीडियो को रेफर करो, शायद से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वीडियो नहीं है हमारे पास, नोट्स रेफर करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही एरिया कंसिडर करते हैं, इसको मैं फिर से यहाँ पे निकालता हूँ टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैंने पूछा कि भैया फ्लक्स कितना है, तो इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस कितना है, फ्लक्स थ्रू सरफेस कितना है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ई मात्रा की इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ठीक है, पूरा क्रॉस करते हुए यहाँ से निकल रही है, पूरा क्रॉस करके यहाँ से निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो सरफेस नंबर 1 है, यहाँ से कितना फ्लक्स पास होगा, कितना फ्लक्स पास होगा, तो वो फ्लक्स कितना होगा उसके थ्रू, फ्लक्स कितना पास होगा उसके थ्रू, अपॉन एप्सिलॉन नॉट करेंगे उसको, कितना करेंगे, क्यू एप्सिलॉन नॉट, तो वो होगा एप्सिलॉन, ठीक है। ये पहली बात कि ये एक नंबर के सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है। वो बात अलग है, अगर मैं बीच में चार्ज
दूँ तो क्यू को छेद बांटेगा, ठीक है, वो लूम से। दूसरा अगर मैं कहूँगा कि नेट फ्लक्स थ्रू दिस ऑल सरफेस, वो कितना होगा टोटल? Q upon epsilon naught. टोटल टोटल होगा ज़ीरो। टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इसके थ्रू कितना होगा? वो होगा ज़ीरो। क्योंकि सारे तो यहाँ कैंसिल पे आउट हम करेंगे ना कहेंगे एक दूसरे को। कैंसिल आउट करेंगे वो, नेट फ्लक्स यहाँ पे क्या होगा? ज़ीरो होगा। फिर पूछते हैं कि फिर पासिंग थ्रू, अगर कभी ऐसा पूछेंगे कि पासिंग थ्रू कितना है, मतलब वो पर्टिकुलर सरफेस के थ्रू पूछ रहे हैं यहाँ पे, पासिंग थ्रू दिस सरफेस वो पूछ रहे हैं कितना है। अगर मैं ये सरफेस के लिए E1 मान लूँ तो वो क्या होगा? इसका एरिया मानते हैं S है, इधर के सरफेस का भी एरिया S है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया या एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे मैं E इंटू एस लिख सकता हूँ। फ्लक्स को लिख सकता हूँ मैं E1 इंटू एस। E1 क्यों? E ही ठीक है ना। अगर यहाँ का फ्लक्स मैं पूछता हूँ, इस सरफेस का फ्लक्स डिफरेंट कलर से, तो इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, तो इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल, मतलब फ्लक्स यहाँ पे निगेटिव हो सकता है, माइनस E इंटू एस। अभी इन दोनों को जोड़ दोगे तो इसलिए वो नेट फ्लक्स यहाँ पे ज़ीरो दिखाई दे रहा है, ठीक है। फॉर दिस साइड नेट फ्लक्स पूछेंगे तो ज़ीरो, ये सरफेस का फ्लक्स पूछेंगे तो वो आ गया माइनस ES। माइनस क्यों आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है और हमारा सरफेस अपना एरिया वेक्टर पीछे की तरफ है, तो इनके बीच में एंगल कितना आया? 180 डिग्री। कॉस 180 माइनस 1 होता है। ये सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा? वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के बीच में एंगल है 0 डिग्री का, तो पॉजिटिव आंसर बनेगा, ठीक है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन है, ठीक है, फाइन। हेलो सर। यस सर अगर चार्ज किसी सरफेस के ऊपर समझ लीजिए किसी वर्टाइस पे प्लेस्ड है तो फिर उस केस में कैसे निकालेंगे? वो किया है ना बेटा हमने, सेम क्वेश्चन, उसके वर्टाइसेस पे रखा है, सेंटर पे रखा है, वो तुम चेक कर लेना। यहाँ पे अगर हमने रखा है, सेंटर वाले पे रखा है, वर्टाइसेस पे भी रखा है, वो सभी केसेस हमने किए हैं, ठीक है, देख लेना वहाँ पे एक बार, ठीक है। चल आगे चलते हैं हम। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूलाज, हम डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड, ठीक है, चार्ज रॉड है, ये फाइनाइट चार्ज रॉड है, चार्ज है इसके ऊपर, लीनियर चार्ज डेंसिटी से हमने इसको सॉल्व किया था। यहाँ पे कोई पॉइंट P है अलोंग दी एक्सिस, कोई पॉइंट P हम यहाँ पे लेते हैं एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम इट्स वन एंड एंड दिस रॉड इज ऑफ लेंथ L। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट कितनी होती है? वो होती है KQ/L 1/R माइनस 1/R प्लस L। ये एक्सप्रेशन हमने किया था, दिस इज फर्स्ट। सेकेंड है ना ये पिछला? नहीं, वो तो गॉस, ठीक है। तो वो R प्लस क्या है? R प्लस L लेंथ ऑफ L, द okay, हाँ। रॉड, ठीक है। अच्छा, अगर ये चार्ज, मतलब ये रॉड के ऊपर यहाँ पे प्लेस्ड हो चार्ज, पोजीशन ऑफ दिस चार्ज इज हियर, ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? बाइसेक्टर पे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो होता है 2KQ/R अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस 4 इंटू स्मॉल r स्क्वायर, स्मॉल r बीइंग द डिस्टेंस फ्रॉम द रॉड टू द पॉइंट P, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। तीसरा, इन्फिनेटली लॉन्ग रॉड कर देंगे तो, इफ यू हैव इन्फिनेटली लॉन्ग रॉड, इफ यू हैव इन्फिनेटली लॉन्ग रॉड, ठीक है, वो एप्सिलॉन है। कहाँ है एप्सिलॉन? नहीं, Second R है वो, formula। दिस इज R, अच्छा, R, ठीक है। सो एट अ डिस्टेंस R, इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर के सामने हमने रख दिया है हमने टेस्ट चार्ज रख दिया, या पॉइंट P पे सिंपली हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितनी है ड्यू टू दिस इन्फाइनाइट रॉड, तो उसको हम लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में ही लिखते हैं एट पॉइंट P, वो हो जाता है 2K लैम्डा डिवाइडेड बाय R, ठीक है। फिर सेमी इन्फाइनाइट वायर आ जाती है, सेमी इन्फाइनाइट वायर आ जाती है, वो 4th नंबर पे दिखाएंगे। सेमी इन्फाइनाइट वायर के ये एंड पे
यहाँ पे पॉइंट पी रखा है, बताइए यहाँ पे कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसका क्या फॉर्मूला हम लिखेंगे, तो यहाँ पे अभी हो जाएगी, एक तो वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एंड बिकॉज ऑफ दिस इंक्लिनेशन एक्स डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी, तो उसकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड समवेयर हियर लगेगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखा गया कि एक्स और वाई डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड मिला के वहाँ पे बन जाता है फॉर्मूला के लैम्डा अपॉन आर। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालेंगे एट पोजीशन पी, तो इनका वेक्टर सम करेंगे ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, निकल के आता है वो √2 के लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। इसको वो एंगल वाले फॉर्मूला से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। सो 3 फॉर्मूले, अभी तक 4 फॉर्मूले बन गए, वो बस रॉड के ही केसेस है। सो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना होती है हमेशा, ठीक है। और सर ये थर्ड केस में लैम्डा क्या डिनोट कर रहा है? लैम्डा सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट लेंथ। सिग्मा होगा तो चार्ज पर यूनिट एरिया। ये 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ना, थिन वायर है, एकदम पतली सी वायर है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख लो फिर 1D। सेमी इनफाइनाइटली का तो उसका मतलब क्या है? सेमी इनफाइनाइट मतलब ये एंड फाइनाइट है और यहाँ से ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। थर्ड केस में क्या था, ये पॉइंट P जहाँ पे था उसके ऊपर भी इन्फिनिट थी वायर या रॉड जिसे हम कह रहे हैं, वो नीचे भी इन्फिनिट था। यहाँ पे ये फाइनाइट है, दिस रॉड इज फाइनाइट और ये इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है, ठीक है। चलो ये हो गया। अभी फिफ्थ बिट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, ठीक है। रिंग के 2 केसेस हमने किए। ये रिंग है, ठीक है। रिंग के ऊपर चार्ज है, जनरली पॉजिटिव चार्ज ही इंडिकेट करते, तुम निगेटिव भी दिखा सकते हो। इसकी रेडियस है कैपिटल आर, चार्ज इसके ऊपर फैला हुआ है प्लस क्यू का, ठीक है। तो इसके सेंटर पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, यहाँ पे एट पॉइंट ओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, तो वो होती है 0, ठीक है। अभी इसका दूसरा केस हमने देखा था, अरे शेप अच्छा नहीं आया रिंग का, ठीक है। उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे इस पोजीशन P पे रेडियस की r है एट अ डिस्टेंस x, हमें पूछा है कि बताओ पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो फॉर्मूला क्या था वो, के क्यू एक्स अपॉन एक्स आर स्क्वायर रेस टू 3/2, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। डायरेक्शन क्या होगा, टूवर्ड्स द सेंटर। सेंटर पॉइंट P को उठा के सेंटर पर रख दोगे तो फील्ड कितनी बन जाती है, 0 बन जाती है, ठीक। फिर हमने केस यहाँ पे किया था, ये चार्ज्ड रिंग है वो, ठीक है, सेंटर पे 0 है। अगर इसको कट कर देंगे, बीच में सा इसको कट मार देंगे हम, यहाँ पे इतना सा कट कैविटी बना देंगे, क्या अभी भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी क्या ओ पे? तो हमने कहा नहीं, 0 नहीं होगी। जितने विड्थ का तुमने कट किया है उसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड पे देखना, ये वाला पोर्शन क्या करेगा, फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। क्योंकि कैंसिल करने वाला ये कंपोनेंट तो गायब हो गया ना कैविटी आ गई वहाँ पे, ठीक है। तो दिस कैन बी इजीली फाइंड आउट, ठीक है। हमने किया भी था वहाँ पे, वो चार्ज कैसे निकालोगे, इतने विड्थ वाला चार्ज कैसे निकालोगे, ये तो टोटल चार्ज क्यू है, पहला हुआ है सरकमफ्रेंस पे 2πr पे, और हमें उसमें से कितने विड्थ पे चाहिए, w विड्थ पे चाहिए, तो चार्ज मिल गया यहाँ का, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने किया है, नोट्स तुम रेफर करना उसके लिए, ठीक है। ओके, अब ये रिंग को हम आगे बढ़ाते हैं, ये रिंग अच्छी नहीं निकली है, दूसरी रिंग निकालेंगे। दूसरी चीज़ करनी है यहाँ पे, वेरिएशन, उसका ग्राफ पूछते हैं कभी कभी, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ रिंग, एक्सिस ऑफ रिंग, ठीक है। तो रिंग ठीक है, और ये रिंग का एक्सिस है, अभी हम यहाँ से P पॉइंट को घुमाते हुए यहाँ से यहाँ तक ऐसा मस्त घुमाते इसको,
उठाते हैं इसको यहाँ से अगर यहाँ पे लाते 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 सेंटर पे लाए, सेंटर से इसे पीछे लेके जाते उसको, तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रभाव है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो भाई, ऐसा पूछा गया। ठीक है, तो इसके नीचे हम लगाते हैं एक ग्राफ। वाई एक्सिस पे हम लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्स एक्सिस पे हम डिस्टेंस लेते हैं। एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस, ये नेगेटिव डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव। ठीक है, ओके राइट। तो इसका ग्राफ हम देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ना अवे होगा। पॉजिटिव चार्ज लिया है ना, पॉजिटिव चार्ज लिया है पॉइंट पी के ऊपर, मैं गलती से अंदर की तरफ बोल दिया, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस रिंग होगी, इसके पॉइंट पी के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव होता यहाँ पे रिंग के ऊपर चार्ज तो अंदर की तरफ होता बच्चों, ये याद रखो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये यहाँ पे रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, ये पॉइंट पी अगर इधर आ जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पीछे की तरफ होगा। सेंटर पे रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है। तो हमने देखा यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 होती है, फिर वो बढ़ती है, एक पॉइंट पे बढ़ती है और उसके बाद वो क्या हो जाती है, उसके बाद वो कम हो जाती है, धीरे धीरे वो कम होती जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर था ऑन दिस पोर्शन। जब ये पोर्शन की हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पीछे हो गया ना, तो ये इधर के लिए हमने ऊपर वाली साइड ऑक्यूपाई कर लिए, पीछे जाएंगे तो डिस्टेंस पीछे लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे निकालेंगे हम। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसे दिखेगा, ऐसे नीचे से जाते हुए ऐसा दिखेगा। तो कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है वो पूछते हैं, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, तो यहाँ मैक्सिमम है। वो डिस्टेंस बताओ, सेंटर से वो डिस्टेंस कितना है, यहाँ से वो डिस्टेंस बताओ जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। तो हम उसको डिफरेंशिएट, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम निकालने के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को विथ पोजीशन हमने डिफरेंशिएट करके 0 निकाला था, तो हमें एक डिस्टेंस मिल गया था। वो डिस्टेंस था +-r/√2, मतलब r/√2 डिस्टेंस पे, और इधर भी r/√2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो क्या ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का, नहीं, वेरी कर रही है। सेंटर पे कम, एक पॉइंट आया r/√2 पे मैक्सिमम आ गई है, r/√2 यहाँ पे लिखना चाहिए पॉइंट, ये वाला पॉइंट है r/√2। ठीक है, यहाँ पे भी मैं थोड़ा रिप्रेजेंटेशन अच्छा कर लेता हूँ, ये हो जाएगा r/√2। r/√2 डिस्टेंस पे वो क्या हो जाएगी, मैं कितनी होगी, फिर वो वैल्यू पुट कर देंगे हम। ये कहाँ, ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे वो हो जाएगी 0, ये वाले पॉइंट जो है ना इन्फिनिटी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। इसकी बात कर रहे थे, यहाँ पे r/√2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, वो फॉर्मूला में डालेंगे ना, KQ(x/√r²+x²3/2) नॉट अंडर रूट। सो KQ/ वो हो जाएगा, कितना हो जाता है वो, अंडर रूट कुछ आता है 27r²। ठीक है, फाइन। सो √27r² वो पुट करने के बाद ये कुछ ऐसा आ जाता है। हम आगे चलते हैं, पेजेस ऐड करते हुए आगे बढ़ाते हैं बात को। सर बाकी लेना 2 मिनट। अरे बाप रे, लिख भी रहे हो क्या साथ में? नहीं लिखना था। PDF शेयर कर दूंगा, लिखो मत, मैं PDF शेयर कर दूंगा। इतनी जल्दी हो भी नहीं पाएगा ना, जितने स्पीड से मैं भगा रहा हूँ गाड़ी को, उतने स्पीड से तुम लिख भी नहीं पाओगे ना। कॉन्सेंट्रेट करोगे या फिर लिखोगे, ऐसा हो जाएगा। इट्स बेटर जस्ट रिलैक्स। रिलैक्स इसका मतलब नहीं कि इधर कॉन्सेंट्रेशन दूसरी तरफ लेके जाओ, इधर ही इतना ध्यान। ठीक है, तो वो जो फाइनाइट वायर का फॉर्मूला है हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट की स्पेलिंग, ठीक है छोड़, फाइनाइट लेंथ वायर, फाइनाइट लेंथ की वायर हमारे पास है। ठीक है, इनफाइनाइट की केस हमने देखी थी, हमें फाइनाइट की केस देखनी है। चार्ज रॉड है, वायर, पिछली बार रॉड शब्द यूज़ किया था, यहाँ पे वायर शब्द यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे पॉइंट P रख देता हूँ। ठीक है, ये इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट लेंथ की वायर है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन मतलब क्या है, कोई अभी क्या JCB लेके आओगे क्या, नहीं, ये θ1 इसका एंगल है एक एंड से, और दूसरे एंड से ये वर्टिकल के साथ ये θ2 एंगल फॉर्म कर रहा है। कौन, रॉड, क्या, उसकी लेंथ L। इसके ऊपर फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला हम बताएंगे इसके ऊपर,
अभी यहाँ पे दो कंपोनेंट इसके हमें लेने पड़ेंगे, ठीक है। एक तो फील्ड इसके ऊपर यहाँ पे कुछ अलग होगी बिकॉज ऑफ दिस पोर्शन, फील्ड अलग होगी, तो इसको एक्स और वाई कंपोनेंट पे हम निकालते हैं। इन एक्स डायरेक्शन एंड इन वाई डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो ई एक्स का कुछ फॉर्मूला आता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, के लैम्बडा अपॉन आर, ब्रैकेट में कर देंगे कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। और ई वाई इज इक्वल्स टू के लैम्बडा अपॉन आर, यहाँ पे लगाते हैं साइन थीटा 1 प्लस कर देते हैं और लिखते हैं हम साइन थीटा 2, ठीक है। तो एक्स और वाई डायरेक्शन में फाइनाइट रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी कितनी है हम आसानी से निकाल सकते हैं, विच इज़ एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस रॉड, ठीक है। फिर इसके क्वेश्चन भी ऐसे दिखने को मिलते हैं हमें कि ऐसे चार रॉड्स को ज्वाइन कर दिए, पॉजिटिव रॉड है, मतलब लैम्बडा इसकी पॉजिटिव चार्ज लीनियर डेंसिटी या नेगेटिव चार्ज रॉड, यहाँ पे फिर से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रॉड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रॉड, तो सेंटर पी पे एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो दिस फॉर्मूला विल हेल्प यू आउट। नोट्स में हमने इसके क्वेश्चंस किए हैं। आगे चलते हैं हम, यहाँ पे अभी देख डिस्क के कारण क्या फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म कहना ज़रूरी है, यूनिफॉर्म नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अलग हो जाते हैं। वी आर फॉर्चुनेट नॉन यूनिफॉर्म का नहीं पूछेंगे। चार्ज डिस्क, ठीक है, एंड लार्ज सरफेस, सरफेस लार्ज है और डिस्क है वो, ठीक है। डिस्क दिखाएंगे, इसके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, जो मानना है मानो, पॉजिटिव मानो या नेगेटिव मानो, दो ही तो ऑप्शन है। ओके, यहाँ पे रखा है पॉइंट पी, ठीक है, एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द डिस्क, सेंटर से कहीं से भी डिस्टेंस लो, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो एट पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, बाहर की तरफ होगी ना, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फॉर्मूले याद तो करने ही पड़ेंगे, भगवान थोड़ी ना आएंगे कि ये ले भाई शीट ले ले, फॉर्मूला यहाँ से कॉपी कर दूँ। अगर इसकी सेकंड केस, ये तो फर्स्ट केस हो गया, अगर इसको इन्फानाइट कर देंगे हम, इन्फानाइट, इस डिस्क को अगर हम इन्फानाइट बना देंगे, काफ़ी बड़ी शीट बना देंगे इसको, ठीक है, काफ़ी बड़ी शीट ऐसे बना देंगे, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी रेडियस इन्फानाइट हो जाएगी, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो। रेडियस इन्फानाइट होने से ये इन्फानाइट हो जाएगा, इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट इज़ इन्फानाइट, एनीथिंग अपॉन इन्फानाइट हम ज़ीरो मानते हैं उसे। तो यहाँ पे वो बन जाएगी शीट के लिए वो फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हम यहाँ पे देख रहे थे ना, इसको कहाँ पे देख रहे थे रिसेंटली, कैपेसिटर्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज किया है हमने इसकी। हाय हर्ष सर, आता माझा कॅमेरा ऑन झाला होता का? नाही नाही ना? नाही ठीक आहे सर. सांगेल मी तुला। सर नाही तर माझा भाऊ इथे बसलेला होता चेअरवर म्हणून विचारलं मी. ओके ठीक है सर। सो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लार्ज शीट का एक फॉर्मूला बन गया, और बातें करते करते डिस्क का भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सर फॉर्मूला। जीरो हुआ तो पूरा जीरो नहीं आ जाएगा? स्क्रीन शेअर केलेली तिकडे साईडला ये जीरो हो गया ना, ये बचा तो ये बचा ना, बीच में माइनस साइन है बेटा, ये क्या माइनस साइन है। अरे नहीं सर, One वो minus. जीरो कहाँ हुआ, वो तो 1 होगा, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो पूरा ईपी जीरो हो जाएगा ना। अरे ये माइनस इधर है, ये इतना बड़ा माइनस साइन के बाद दो टर्म है वो x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये जीरो हो रही है। सर आपने Getting zero. आर जीरो किया ना? हाँ आर इन्फिनिट, आर कैसे जीरो बेटा, आर इन्फिनिटी किया ना हमने। नाही 12 अरे, नाही, infinite हो त्याच्यातलं जाएगा। एक तो सरांचं होतं. इन्फिनिट, इन्फिनिट आर को इन्फिनिट किया ना, आर जीरो करेंगे तो पॉइंट बन जाएगा ना, नाही येतच ठीक नाही. है ठीक है। इन्फिनिट हो गया, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं, हेमिस्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हेमिस्फेरिकल कप, ठीक है। ये हेमिस्फीयर है, ठीक है, यहाँ पे चार्ज दिया है
अनलेस एंड अनटिल दे मेंशन सॉलिड, ये हॉलो है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो यहाँ पे इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वो आती है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी इज सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर निकालो, यहाँ पर निकालो, ये किसी भी सरफेस पे अगर निकालेंगे तो इतना ही फॉर्मूला बनेगा, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज सिग्मा हियर? सिग्मा क्या है? इट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट इंडिकेट्स कि ये हॉलो है। हॉलो सरफेस एरिया ही ऑक्यूपाई करेगा ना, वॉल्यूम थोड़ी ना ऑक्यूपाई करेगा। मटेरियल की बात करेंगे तो ये क्या होगा इसका यूनिट? इसका यूनिट क्या होगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है सिग्मा का फॉर्मूला? चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। चलो, तो उसको चार्ज के टर्म में डिफाइन करना चाहोगे तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करके हम कर सकते हैं, ठीक है। यूजिंग गॉस लॉ भी ये हो सकता है। गॉस लॉ में क्या करते हैं हम? फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट एस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना अगर पूछा कभी तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पुट करना है, इसके सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, और इसका एरिया ये वाला एरिया लेना है। सर्कुलर एरिया है ना, पाई क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर, पाई आर स्क्वायर। तो फ्लक्स अगर पूछते हैं तो इस फॉर्मूला से आ सकता है, ठीक है। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर और उसके आगे का डिस्कशन हम करके लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, सर 2 ठीक है। पाई आर स्क्वायर होगा